धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे धातु का अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है उसके बारे में दिया गया है। तो धातु अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया संगत संगत लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, यानी धातु अभिक्रिया लवण के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। उसी तरह से जैसे पहली अभिक्रिया ये हुई, धातु और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हुई तो लवण हाइड्रोजन प्राप्त होगा, और सब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होगा तो MgCl2 और H2O देगा। उसी तरह दोनों अभिक्रियाएं हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो क्या है, धातुओं की धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन और गतित अवस्था में विस्थापित कर देती है, जैसे कि ए अभिक्रिया है। जैसे ए बी का जो है अभिक्रिया, तो धातु ए का होने के बाद लवण विलयन धातु बी का वो होता है। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। एक्नोरेजिया जो है रॉयल जल का लैटिन शब्द है, जो 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र सेट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गुड़ को भी गला सकता है। एक्वारेजिया जो है भरभक्ता द्रव्य होने से प्रबल क्षारक है। यह गुड़ और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कितना आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, एक मिनट, तो देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसको हम इस टॉपिक को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं। और जहां हम वेरी वेरी लिख रहे हैं इस टॉपिक को, आप पहले सारे टॉपिक सभी को छोड़ कर पहले इसको जरूर पढ़िएगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, यह है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में क्या क्या चीज़ है, धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में, किस क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक, उसका सबसे कम क्रियाशील धातु जो है गोल्ड और प्लेटिनियम। तो इस बात को आपको याद करना होगा, इसको जब पढ़ेंगे तभी याद होगा। उसके बाद अधातु आते हैं। तो अधातु में क्या चीज़ है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, पहला चीज़ जो धातु को, और इसमें डिफरेंट जो चीज़ है। उसके बाद उदाहरण सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये सब क्या है, अधातु हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ब्रोमीन ऐसी धातु हैं जो द्रव अवस्था में होती हैं, और इसके अलावा सभी अधातु जो है ठोस अवस्था या गैस में होती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं अधातुओं के गुणधर्म। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे अधातुएं अघातवर्ध नहीं होती, ठीक, धातुएं तन्य नहीं होती तथा यह भंगुर होती हैं, सबसे चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं धातुएं तन्य नहीं होती तथा यह भंगुर होती हैं। तीसरा, धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं में चमक नहीं होती। धातुओं में गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। धातुओं के कमरे में ताप पर ठोस तथा द्रव्य गैस के रूप में हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल ऑक्साइड बनाती हैं। धातु वाला ऑक्सीजन मिलने के बाद अधातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे
कार्बन के साथ अपक्रिया हुआ, फिर जब कार्बन के साथ अपक्रिया हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जब सोडियम प्लस ऑक्सीजन का तो ये सल्फर के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नोट्स में क्या दिया है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, अधातुओं के जो ऑक्साइड है अम्लीय तथा प्राकृतिक होते हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलान प्लस जल CO2 प्लस H2O मिलने के बाद H2O प्लस CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ क्या अपक्रिया धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये उदाहरण है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो 2-4 इस कॉपी पर उतारेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जरूर देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। अधातुएं क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्लोराइड गैस बनाती है। जैसे 2S + Cl2 यानी H2Cl सल्फर मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद हाइड्रोजन की अभिक्रिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो धातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके संयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जो मुख्य बिंदु रहेगा उस पर हम आपको खुद इसके बाद जो मुख्य नहीं है उसको हम जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, ये 10 अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं, वह गैलियम और सीजियम होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी धातु जो चमकीली होती है आयोडीन, ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक होती है ग्रेफाइट, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातु। अपरूप, कुछ अपरूप होते हैं, तो अपरूप में कौन सी धातु है? ऐसे जो कार्बन ऐसी धातुएं जो विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं, प्रत्येक रूप में अपरूप कहते हैं। ऐसे अपरूप हैं जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो गलनांक तथा कथनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, कार्बन एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं धातु अधातु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 में इसको रखा गया है। पार्ट 2 में इसको क्यों रखा गया इसके बारे में अब आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाले चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे देखते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण में आप देख लीजिए, NaCl, AlICl, CaCl2, CCO, AmGCl2, यह है उदाहरण आयनिक यौगिक का। उसके बाद देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ भी लिख दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक एवं प्राकृतिक, भौतिक प्राकृतिक आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। यौगिक क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत अवशेषित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। समान रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में ये है कि आयनिक यौगिक का गलनांक कथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह मजबूत विद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके घुलनशीलता को देखते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यताएं बल से घुलनशील, क्रोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायक में अविलय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चालकताएं।
विद्युत चालकता जैसे ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालक नहीं करते, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं धातुओं में धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिससे निकलता लाभकारी होता है, इन खनिजों में अयस्क होते हैं। क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। एक मिनट, तो फिर दोहरा लेते हैं, फोन आने की वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो धातुएं जो है भूपट्टी के स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातु अपने भौतिक यौगिक में मिलती हैं सक्रियता श्रेणी। वो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली तथा सबसे कम क्रियाशील होती हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। ये सब धातुएं जो कम अवस्था में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु जैसे के, फिर NaCl मैजिक देखिए, उसके बाद Mgl कुछ बहुत अधिक क्रियाशील धातु हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी पर निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी में रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्क से प्रथम गैंग को हटाया जा सकता है। एक्स गैंग के भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में ये सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्ष। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। उन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही प्राप्त किया जाता है। पारे पर एक प्रमुख अयस्क सिनाबार है। फिर देखते हैं सक्रियता श्रेणी। आयरन, जिंक, कॉपर आदि एक अभिक्रियाशील के मध्य होती हैं। प्रकृति एक धातु सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। इसको अब देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। ये है भर्जन हमेशा पूछता है और यह पर साल भी पूछा था, इस साल भी, इसलिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्षण कहलाती है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल को सही से पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 भी उतारेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर निस्तापन। तो निस्तापन क्या है? तो निस्तापन में भी एक बिंदु कार्बोनेट अयस्क को जो है सीमित आयु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण में भी इसको भी आप देख सकते हैं उदाहरण में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है धर्मिट अभिक्रिया। धर्मिट अभिक्रिया साइड जो है Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी, मशीन पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को धार्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में भी इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कार्बन के द्वारा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं को परिवर्तित किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए जल्दी से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते तो बड़ा वीडियो में भी आपको ये समझा सकते, लेकिन उतना वक्त टाइम आपको ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से कंप्लीट किया। विभिन्न आयनों प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। जो धातुओं को अपद्रव हटाने के लिए सबसे प्रचलित विद्युत अपघटनीय परिसंस्करण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर, जिंक, टील, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुएं विद्युत अपघटन तथा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम को शुद्ध धातु के एनोडोड तथा शुद्ध धातु को लगाया जाता है।
कैथोड पर लगाया जाता है। धातुओं के लवण में विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में मिलाया, जो अल्पकृत अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटन अशुद्ध तांबा जरूर अधिक शुद्ध तांबे की पट्टी हथौड़ का कार्य करती विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा हथौड़ निक्षेपित तथा विद्युत अशुद्ध विलयन के घूल में जाता है, जो अल अशुद्धियाँ जरूर की तली पर विक्षिप्त से जरूर पर होते हैं। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप मेरी सलाह मानिए तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये वेरी वेरी संचारण बार बार पूछता है। तो आगे देखते हैं संचारण के बारे में क्यों पूछता है ऐसा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है तो उसे संचारण कहते हैं। ठीक, उसके बाद संचारण की प्रमुख घटनाएं क्या है, लास्ट टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से थोड़ा सा वक्त समय देकर इसको पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, लंबे समय तक अर्ध आयु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। ठीक, दूसरा, खुली आय में छोड़ने पर सिल्वर की वस्तुएं अब आय में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड लेती है, काली पड़ जाती हैं। ठीक, उसके संचारण से सुरक्षा, यही लास्ट है आपके लिए, तो इसको पढ़ लीजिए संचारण। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई चीज़ छोटा टॉपिक करके दिखाने में बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम छोटा छोटा करके जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं जो या ग्रीस लगाते हैं। ठीक, दूसरा, जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, मिश्र धातु बनाकर द्वारा, ये सब के द्वारा रोका जा सकता है। दूसरा, लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जैसी विधि के द्वारा यश दे लेपन कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, चौथा, यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं और यह पदार्थ धातु अधातु शुद्ध भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु, या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसका उपयोग, मिश्र धातु का उपयोग देख लेते हैं। पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सब मिश्र धातु, CuZn, CuSn, PbSr, SN, यह बर्तन बनाने या मूर्ति बनाने में किया जाता है, बर्तन या मूर्तियों से विद्युत तारों की वेल्डिंग में। इसके बाद इसको देख लेते हैं क्या इसमें, शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट में होते हैं, काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं और यह तात्पर्य है कि 22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना या 2 भाग तांबा या चांदी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करिए। अगर इसमें कोई भी चूक हुई हो या कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे और आपको इससे अच्छा और कंटेंट ला के देंगे। धन्यवाद।